आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े एक मशहूर वाकये से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से रोज गुजरते थे, उस रास्ते पर एक मकान की छत से एक औरत रोज उन पर कूड़ा फेंकती थी जानबूझकर, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। अच्छा, पैगंबर को ये बात पता थी कि जब वो वहां से गुजरेंगे तब उनके साथ ही होगा, और वो सब्र के साथ उसी रास्ते से हर रोज गुजरते। तो जिस दिन पैगंबर वहां से गुजरे और कूड़ा महिला ने नहीं फेंका, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महिला के घर पहुंच गए। अच्छा, जब पहुंचे तो पता चला कि उस औरत की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो बीमार है। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उस महिला के ठीक होने तक उसकी तीमारदारी करते रहे। अब आज लौट आइए आज के दिन, जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर कूड़ा फेंकने वाली महिला के साथ अच्छा सलूक किया, उसी पैगंबर के नाम पर खुद को उनके अनुयायी कहने वाले सिर को तन से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं। कौन कर रहा है गुस्ताखे रसूल? बच्चों के जिस्म पर बारूद बांधकर धमकाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रसूल के लिए मरेंगे। जाहिर है ये लोग इस्लाम के नाम पर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर पाकिस्तान है, जो दशकों से इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। पैगंबर विवाद में भी वो इस वक्त यही कर रहा है। अरब मुल्कों को भड़काने के बाद अब उसने इस विवाद में आतंकी संगठन अल कायदा की एंट्री करवाई है। धार्मिक आग में पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के अवसरवाद की राजनीति आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है, और इसी का विश्लेषण आप गौर से देखिए। कुछ ऐसा ही करने की धमकी अब आतंकी संगठन अल कायदा ने भारत को दी है, और बहाना है पैगंबर विवाद, जिसकी आग नुपुर शर्मा पर एक्शन होने के बाद भी ठंडी नहीं पड़ रही है। नुपुर की माफी और उन पर एक्शन के बाद भी अगर ये आग ठंडी नहीं हो रही, तो सवाल है कि इस आग को ईंधन कहां से सप्लाई हो रहा है और क्यों? इसका जवाब मिलेगा पाकिस्तान मीडिया के इस रवैये से, जो पैगंबर विवाद की आग को भड़काने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। क्या आपने उसको OIC से निकाला, जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या UAE ने कंडेम किया है? क्या UAE ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ। पाकिस्तान इस विवाद के बहाने भारत को बड़ा झटका देना चाहता है, लेकिन अरब देशों से जब उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तो अब इस विवाद में अल कायदा की एंट्री हो गई। हम हिंदू आतंकियों को चेतावनी देते हैं कि हम अपने पैगंबर की इज्जत के लिए लड़ेंगे। हम उन्हें जान से मारेंगे जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवा आतंकियों का अंत करेंगे। 2 पन्नों की इस धमकी भरी चिट्ठी में अल कायदा ने टारगेट के साथ भारत को जख्म देने का तरीका भी बताया है। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधकर उन लोगों के बीच जाकर धमाका करेंगे जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की जुर्रत की है। देखिए, ये अल कायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अल कायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। ये धमकी भले ही अल कायदा के नाम से जारी हुई है, लेकिन इस चिट्ठी पर लिखे शब्द असल में पाकिस्तान के हैं।
जिसने मजहबी आग में रोटी सेकने के लिए पहले अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़काया, लेकिन मंसूबा जब पूरा नहीं हुआ तो अपने पाले हुए आतंकियों को मैदान में उतार दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और ये तो बहुत बड़ा मौका उसको मिल गया है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल कायदा के ऊपर पाकिस्तान की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है और अल कायदा के हमले की धमकी के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। पैगंबर विवाद में पाकिस्तान का अलकायदा को उतारना एक गहरी साजिश है और इस साजिश का मकसद अपने वजूद को बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस विवाद के जरिए भारत पर चौतरफा हमला कर रहा है। अब विवाद में AQIS की एंट्री का मतलब आतंक को मजबूत करने की नई कोशिश है, क्योंकि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS कश्मीर में 2 बार पैर फैलाने की नाकाम कोशिश कर चुका है। अब इस विवाद के जरिए पाकिस्तान तीसरी बार AQIS की जड़ें भारत में जमाने की कोशिश में है। आज उसकी एक कोशिश है कि जो स्लीपर सेल बना लिया जाए। स्लीपर सेल मतलब जो बहुत से एक आम आदमी है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको अपना एजेंट बना ले। अभी वो कुछ ना करे, लेकिन जब जरूरत पड़े तब वो विरोध में खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं। दरअसल ये खींच है कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से लगे झटके की, जिससे AQIS जैसे आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान की आतंकी तिजोरी भी खाली हो चुकी है। और यही वजह है कि अब पैगंबर विवाद के जरिए पाकिस्तान अपनी आतंक की दुकान एक बार फिर से खोलने की फिराक में है और आतंकी संगठन भी इस विवाद की बैसाखी के चलते एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। पैगंबर विवाद की आग को पाकिस्तान लगातार सुलगाने की कोशिश कर रहा है और इसी सीरीज में अल कायदा की एंट्री उसने करवाई है, जिसकी AQIS विंग जो है वो भारत में पैर जमाने की पिछले कई कोशिशों में नाकाम हो चुकी है। एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। AQIS ये क्या है? ये अल कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी अल कायदा की वो ब्रांच जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी वारदात के लिए बनाया गया है। अल कायदा ने 2014 में इसकी स्थापना की थी, इस ब्रांच की। उत्तर प्रदेश के संभल का जो आतंकी है उसका नाम है असीम उमर, इसका प्रमुख था, जो अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में ढेर हो गया था। फिर दूसरा प्रमुख आया। दूसरा प्रमुख कौन था? अहमद फारूक नाम का यह आतंकी, वो भी खत्म हुआ। तीसरा प्रमुख देखिए, हामिद ललहारी नाम का यह आतंकी। हामिद ललहारी ऑपरेशन ऑल आउट में मारा गया, खत्म हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि AQIS भारत में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, लेकिन एक बार फिर से अपनी दुकान का शटर खोलने की पूरी कोशिश में है। AQIS की इस नाकाम होने पर अल कायदा ने कश्मीर में आतंक भड़काने के लिए अंसार गज़वतुल हिंद को बनाया। इसका प्रमुख जाकिर मूसा, हमारी एजेंसियों ने उसे भी मार डाला। इसके बाद से अल कायदा कभी भी भारत में हाथ पैर नहीं चला पाया है, सर नहीं उठा पाया है। अब पैगंबर विवाद ने पाकिस्तान और अल कायदा को और ज्यादा नजदीक ला दिया है, क्योंकि इससे दोनों को फायदा मिल रहा है। तू थोड़ा मुझे मदद कर, मैं थोड़ा तुझे मदद करूं। अल कायदा जहां धार्मिक आग में खुद को फिर से खड़ा करना चाहता है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में आतंक को जिंदा करना चाहता है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, फिर से अपने पैर जमाना चाहता है अल कायदा, और इस्लाम के नाम पर समर्थन पाने का मंसूबा ये बना रहा है कि भाई इस्लाम का नाम लूंगा तो सारे मुसलमान आ ही जाएंगे। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है। यहां पर अल कायदा की कोशिश क्या है? इस विवाद के बहाने एक स्लीपर सेल तैयार किया जाए कि भाई तुम हमारे इशारों के लिए तैयार रहो, हमारे गुलाम बन जाओ। पाकिस्तान क्या चाहता है? आतंक की कमाई इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कमाई कम हो रही है। UN की रिपोर्ट ये कहती है कि अल कायदा अफगानिस्तान में फैल रहा है और इसीलिए वो भारत में भी आना चाहता है। फैलने के मंसूबे उसके तेज हो गए हैं। पाकिस्तान इस विवाद से भारत को कमजोर करना चाहता है। वो हर जगह यही देखना चाहता है कि कैसे भारत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान का हमेशा यही एक सूत्र एजेंडा है, भारत को कमजोर किया जाए, और पैगंबर विवाद के सहारे वो इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के ख्वाब देख रहा है, समझ लीजिए। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। एक तरफ अल कायदा जैसे आतंकी संगठन को भारत के खिलाफ उकसाना
और दूसरी तरफ मीडिया से ये जहर उगलना। पाकिस्तान पैगंबर विवाद में अब डबल अटैक कर रहा है। उसकी कोशिश मुस्लिम देशों में भारत के कद को भी कम करने की है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम देशों में पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी का कद अरब देशों में लगातार बढ़ रहा है। 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 2019 में यूएई ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। फिर 2019 में ही बहरीन में भी पीएम मोदी को बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। भारत से पाकिस्तान की जलन यहीं खत्म नहीं होती। अरब देशों से भारत के आर्थिक रिश्ते भी उसे चुभते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों में भारत के 90 लाख नागरिक काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 40 लाख। इन नागरिकों की बदौलत भारत को हर साल 3,80,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 2,28,000 करोड़ रुपए। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब भी कोई बात हो, सच्ची हो या झूठी हो, और ज्यादातर झूठी बातों को ही पाकिस्तान ज्यादा तूल देता है, क्योंकि वो इस बात से घबराया हुआ है कि जो कश्मीर में हालात आम होते जा रहे हैं, 370 हटने के बाद वहां पर जो बहुत तरक्की हुई है, आज टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान और अरब देशों के रिश्तों में बहुत गिरावट आई। इमरान का तुर्की के करीब जाना अरब देशों को पसंद नहीं आया। इसके बाद अरब देशों ने पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब में ये फैसला किया जा रहा है कि सारे पाकिस्तानियों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाए कि वो उम्रा न कर सकें। ये बहुत ही अजीब फैसला होगा। हमारी सऊदी उलमा से, उनकी कौंसल से भी ये गुजारिश है और सारे हजरात से कि ये फैसला न करें। देश में बेहाल और विदेश में बदनाम पाकिस्तान को भारत से जुड़ा एक विवाद संजीवनी नजर आ रहा है, और इसीलिए वो अपनी सारी ताकत इसमें झोंक रहा है। लेकिन ये चाल उसकी उल्टी पड़ गई। भारत के खिलाफ अरब देशों को बरगलाने में अब यूरोप ही पाकिस्तान पर भड़क उठा है। I see what is happening to her. Almost the same happened to me, as I told you, 17 years ago, and I have not had one day of freedom for 17 years. So my heart goes out to her, and I want to support her. Yeah, expressing solidarity, maybe putting down parliamentary questions to the Dutch foreign minister as an opposition leader to fight for her and to fight for India. And I hope that the Indian people, who I really admire, I'm a big fan of India, that they choose for freedom. यानी पाकिस्तान अब तक जिस धर्म की आग में भारत को जलाने के मंसूबे देख रहा था, उस आग में अब उसके ही हाथ जलने शुरू हो गए हैं। धमकाने के अलावा इसके पास अब और कोई चारा नहीं है, और कोई भी चारा नहीं। अलकायदा की मैं बात करी, और पाकिस्तान तो आप जानते हैं, इलाज हम जानते हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब जिस खबर की बात हम करने जा रहे हैं वो डराने वाली है। तो है ये डराने वाली, लेकिन मकसद है सावधान करने का। खबर बस इतनी है कि लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को मार डाला। क्यों? क्योंकि मां ऑनलाइन गेम खेलने से अपने बच्चे को मना करती थी। ये खबर इसलिए डरा रही है क्योंकि आजकल बच्चों का जिक्र जहां भी आता है उसमें ऑनलाइन गेम तो खुद ब खुद आ ही जाता है। ये घर घर की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका बच्चा, मोबाइल फोन, या हम खुद? आप पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम या मोबाइल फोन की आदत हम ही ने तो लगवाई है। आप ध्यान दीजिए, जो मैं कह रही हूं, हम ही ने ये आदत लगवाई है। बच्चा जब कुछ महीने का ही होता है तो हम उसे मोबाइल फोन दिखा दिखाकर खाना खिलाना शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने बचपन से मोबाइल फोन देखकर ही खाना खाया हो, वो बड़ा होकर अपनी इस आदत को कैसे छोड़ सकता है? हमने, यानी माँ बाप ने, अपना काम आसान करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाया है, और फिर शिकायत भी हम ही करते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन पर गेम खेलने की आदत लग गई है, सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। आपने कभी हिसाब लगाया है कि आपके बच्चे ने कितने घंटे तक स्क्रीन देखी है? आपने ऐसा कोई ट्रैक रखा है कि टीवी, फोन, गेमिंग सब मिलाकर आपका बच्चा कितने घंटे तक स्क्रीन देखता रहा है? आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा में बताया था कि करीब 23.8% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन जरूर देखते हैं।
37% बच्चों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी पाई गई है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लखनऊ से आई इस दर्दनाक, डरा देने वाली खबर को आप देखिए और हो सके तो इसके पीछे के कारण को खोजने की भी कोशिश कीजिए। ये भले ही कोई प्रतीकात्मक वीडियो रहा हो, लेकिन लखनऊ में हुआ ऐसा ही है। बात सिर्फ इतनी थी कि मां ने बच्चे को मोबाइल में गेम खेलने से रोका। अब अपने बच्चों को मोबाइल गेम खेलने से तो हर मां रोकती है, तो फिर इस बच्चे ने अपनी मां को गोली क्यों मारी? सिर्फ 16 साल का बच्चा इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या किसी मोबाइल गेम ने उसे हिंसक बनाया? क्या वो मां की प्रताड़नाओं से तंग आ गया था? लखनऊ की ये वारदात अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ये लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी का वही घर है जहां ये दर्दनाक वारदात हुई। सबसे पहले आप घटनाक्रम जानिए कि घटना कब और कैसे हुई। लखनऊ के पंचम खेड़ा इलाके के यमुनापुरी कॉलोनी में जहां पर मैं मौजूद हूं और आप ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक 16 साल का लड़का रहता है जिसके पिता आर्मी में है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं, और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ वो लड़का यहाँ पर रहता था। लेकिन रविवार के दिन जब उसकी माँ ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो लड़का नहीं माना और इरिटेट हो गया, और उसी इरिटेशन में जब दोपहर 3 बजे के करीब माँ सो गई, तब उस लड़के ने माँ पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिसमें माँ की मौत हो गई। और उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक लड़के ने शव को ठिकाने लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुआ, इसके बाद कुछ पास पड़ोस के रहने वाले लोग, जिसको उसके पिता ने फ़ोन किया और ये कहा कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो जाकर घर पे पता करें कि आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे में जो पास पड़ोस के लोग आए, उनको घर से बदबू मिली और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस यहाँ पहुँची तो शव बरामद हुआ। यही है वो पिस्टल जिससे 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां की हत्या की। एक लाइसेंसी पिस्टल है जो इस बच्चे की पहुंच में भी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इस बच्चे ने अपनी मां को मार डाला, बल्कि नाबालिग बच्चा 2 दिन तक मां के शव के साथ इसी घर में रहा। उसके साथ इस पूरी घटना की चश्मदीद 10 साल की छोटी बहन भी थी। नाबालिग ने अपनी बहन को बुरी तरह से डराया हुआ था। इसी बीच उसने घर पर दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की थी। जिस कमरे में मां का शव था, उसका दरवाजा लॉक कर दिया था। दोस्तों ने बदबू आने की बात पूछी तो रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। बीच में मां के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की थी। एबनॉर्मल सीन ऑफ क्राइम तो ज़रूर था। जिस तरीके से मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूँगा। तो बच्ची थी वो छोटी, वो डरी सहमी हुई थी। और ये आजू बाजू वाले जो नेबर्स हैं उनसे ये इसने कहा था कि मदर जो है वो दादी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए चाचा के यहाँ गई हुई। तो उनको भी नेबर्स भी 1-2 लड़के आए तो उनको भी शक नहीं हुआ। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो लड़के ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने हत्या का इल्जाम किसी और पर भी लगाया। पुलिस ने बताया कि जब घटना की सूचना मिलने पर यहाँ पर पुलिस पहुंची और पूछताछ शुरू की तो आरोपी नाबालिग लड़के ने बताया कि एक बिजली बनाने वाले शख्स ने उसकी मां की हत्या की है। पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती रही और जब आरोपी की छोटी बहन जो कि 10 साल की है उससे पूछताछ की तो डरी सहमी छोटी बहन ने सब कुछ बता दिया। नाबालिग लड़के ने पुलिस को ये भी बताया कि उसकी मां हर आरोप उसी पर लगाती थी। कुछ पैसे गायब हुए थे तो मां ने पिटाई भी की थी और इसी वजह से लड़का गुस्से में था। तो ये बताया कि मदर जो थी वो इसको रोकती थी ऑनलाइन गेम खेलने से। पबजी का ये एडिक्ट था और भी ऑनलाइन गेम्स से वो खेलता था, तो मदर रोकती थी। तो इसको ये लगा कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक वजह ये थी और दूसरी वजह ये थी कि सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे। तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, जबकि मैं नहीं भी करता तो भी मैं रिसीविंग एंड पे रहता था। तो इन सब चीज़ों से ये कुंठित था।
अब सवाल ये है कि बच्चे इतने हिंसक हो क्यों रहे हैं? क्या ऑनलाइन गेमिंग ही बच्चों को हिंसक बना रही है? और इन सब का हल क्या है? ध्यान से अब आप मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल कक्कड़ को सुनिए। इसका सॉल्यूशन है कि हर माँ बाप को बच्चे के लिए एक मेंटोर तैयार करना चाहिए। मेंटोर उसका कोई कजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, ट्यूशन टीचर हो सकता है। माँ बाप गलती क्या करते हैं, वो लोग खुद मेंटोर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इनके गुरु हैं क्योंकि हमने पैदा किया और हम इनको संभाल पाएंगे, बट वो हकीकत से बहुत दूर होता है क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, रोक टोक लगी रहती है, तो बच्चे का रिस्पेक्ट भी इतना नहीं होता उनको समझने में और समझाने में। लेकिन असल मुद्दा ये है कि बच्चों को मोबाइल फोन या टीवी से दूर कैसे रखा जाए। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये बहुत खास है, और ये इसलिए खास है क्योंकि इनका स्क्रीन टाइम ना के बराबर है। ये मोबाइल फोन से बहुत दूर रहते हैं। तो फिर इन बच्चों का टाइम पास कैसे होता है? इसका बहुत अनोखा तरीका नोएडा में रहने वाले कुछ पेरेंट्स ने निकाला हुआ है। डॉक्टर हिमानी नारंग से आप समझिए। मान लीजिए अभी जैसे कि समर वेकेशंस हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी वन ऑफ द मॉम्स कोई वो एक लेकर चले जाएंगे, 3-4 बच्चे, जैसे कि एक स्विमिंग जाएंगे। तो स्विमिंग सब एक मदर जिनके पास आज टाइम है वो 3-4 बच्चों को 5 बच्चों को वो लेके चली जाएंगी, उनको स्विमिंग कराएंगी। फिर वन ऑफ द मॉम्स जो घर पर है वो आप कह देती हैं कि आज तुम लोग मेरे घर आ जाओ, चलो आज हम ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। फिर हम वहाँ पर 2-3 घंटा खाना खाया, कुछ खेले, और जब बच्चे ये साथ होते हैं तो हम इनको कोई गैजेट नहीं देते हैं। इस पूरे ग्रुप की शुरुआत पहले लॉकडाउन में हुई थी और ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के अलावा मोबाइल फोन के एडिक्शन से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की। अब ये बच्चे 5 से 6 घंटे तक एक दूसरे के घरों में खेलते हैं, वहीं प्ले डेट मनाते हैं। तो हम घर में प्ले डेट्स अरेंज करते हैं। 4-5 बच्चे हैं, घर में खेल रहे हैं, पॉप्सिकल बना रहे हैं, कुछ प्रिटेंड प्ले चल रहा है, एंड एक कोई पेरेंट होता है जो बच्चों को मॉनिटर करता है। अब बच्चा अगर 5-6 घंटे भाग दौड़ कर रहा है, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं बचता है कि वो बैठ के टीवी देखे या फ़ोन देखे, क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है उसकी। वैसे देखा जाए तो ये कोई नया तरीका नहीं है। बचपन में आप और हम भी अपने दोस्तों के घर पर खूब खेला करते थे। ये वही है, बस माँ बाप को ये तय करना है कि वो अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल या टीवी में उन्हें झोंकना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कष्ट उठाकर उन्हें ऐसे व्यस्त रखना चाहते हैं। नोएडा से बिलाल के साथ लखनऊ से रणवीर की रिपोर्ट। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।